हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मनविंदर गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मनविंद्राज कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान जो है हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपकी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है भारत टू, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसका अध्याय 1 जो है संसाधन और विकास जो है वो हमारा चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने संसाधन क्या है, संसाधन और विकास के से हमने परिचय लिया था। संसाधन किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण भी हमने पिछले वीडियो में किया था। तो आज के वीडियो में हम संसाधनों का विकास और भारत में संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान जो है आप तक पहुंचे सबसे पहले, उसके लिए सब्सक्राइब चैनल को करना ज़रूरी है। दूसरी बात, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं वापस इस चैप्टर का जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हमने पढ़ा था संसाधन क्या है। तो सीधा सा इसका अर्थ है, वे पर्यावरण में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं संसाधन कहलाएगी जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती हो, यानी जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। तो ये क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि प्रत्येक चैप्टर का जो टाइटल होता है, जो नाम होता है पाठ का, वही सबसे पहला प्रश्न होता है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन और विकास। तो संसाधन का मतलब क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विकास से आप क्या समझते हो। तो मैंने आपको संसाधन का अर्थ पिछले वीडियो में स्पष्ट कर दिया, विकास का अर्थ हमने समझा, संसाधनों का हमने वर्गीकरण भी समझा कि संसाधन कितने प्रकार के और किस तरीके से संसाधनों को क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो संसाधनों को विभिन्न आधारों पर बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, समाप्यता यानी खत्म होने के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसको हमने पिछले वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम संसाधन विकास पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में संसाधन नियोजन किस तरीके से दिखाई देता है और संसाधनों का विकास क्या है। तो देखो बच्चों, संसाधनों का विकास के संबंध में अगर बात करते हैं तो बात आएगी सतत पोषणीय विकास की। क्या होता है सतत पोषणीय विकास? इसका मतलब हमारे द्वारा जो भी विकास किया जाता है उस विकास क्रम में हम जो भी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते समय सतत पोषणीय विकास की बात जो है कही जाती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ होते हैं, साथ ही सीमित मात्रा में होते हैं। तो ये संसाधन कहीं अंधाधुंध दोहन की वजह से समाप्त ना हो जाए। कई संसाधन समाप्य यानी खत्म हो सकते हैं अगर उनका अंधाधुंध दोहन रोका न गया हो। तो संसाधन, पहली बात, पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं। विकास क्रम में पर्यावरण को क्या है, क्षति नहीं होनी चाहिए। साथ ही भविष्य की जरूरतों की अनदेखी ना हो, यानी भावी पीढ़ी के लिए भी ये संसाधन उपलब्ध हो, इस तरीके से हम संसाधनों का इस्तेमाल करें। तो सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भावी पीढ़ी की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए, तो इस तरीके का विकास क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। तो सीधा सा प्रश्न बन जाता है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हो? सतत पोषणीय विकास क्या है? तो पहला प्रश्न ही आपका ये बन जाता है, इसे ध्यान रखें। उसके बाद देखो, संसाधनों का सही इस्तेमाल, सही तरीके से इसका इस्तेमाल सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर एक 1992 में रियो डी जेनेरो, ये एक स्थान है, ये ब्राजील में है, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट। ये किस लिए आयोजित हुई थी? संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल हो। साथ ही सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को लेकर एक अर्थ समिट जो है वो रखी गई थी 1992 में। रियो डी जेनेरो ब्राजील का शहर है, यहाँ पर यह समिट हुई थी। इस समिट में 100 राष्ट्राध्यक्ष यानी हर एक राष्ट्र का जो प्रथम व्यक्ति है यानी राष्ट्रपति, तो उस राष्ट्र की ओर से नामित व्यक्ति जो है वो पहुंचा था। तो लगभग 100 यानी 100 राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस समिट में शामिल हुए थे। इन सभी ने किस पर सहमति दिखाई? एजेंडा 21 पर। समाज
कि कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधन आ जाते हैं, यानी कि अधिकांश भारत की 95% आबादी और 5% आबादी के अंतर्गत अगर संसाधनों को देखें तो 95% आबादी जितने संसाधनों का इस्तेमाल करती है, अकेले 5% भारत की आबादी उतने संसाधनों का इस्तेमाल करती है। तो ये बड़ा असंतुलन दिखाई देता है। तो इस प्रकार के बातें जो है भारत में जो है वो मुख्य रूप से दिखाई देती है। संसाधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में पहुंच जाते हैं और वे अपने अनुरूप संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। पूरे समाज के लिए जो है इस्तेमाल नहीं होता, संसाधनों का इस्तेमाल सभी के लिए नहीं होता। तो संसाधनों का जो वितरण है वो समाज में जो है वो दोषपूर्ण दिखाई देता है। समाज में दो हिस्से हैं, साधन संपन्न और अमीर, और दूसरा है साधनहीन यानी गरीब। तो साधन संपन्न यानी अमीर जो है और साधनहीन यानी गरीब जो है, इनके बीच संसाधनों का बंटवारा होता है, लेकिन गरीबों और अमीरों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। संसाधनों के जो डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई देती है बात, ये बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। और संसाधनों का इनके अंतर्गत हिस्सा भी, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट जैसे भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत जो है वो खत्म होती जा रही है, इसका अवक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, भूमि निम्नीकरण है, ये कुछ समस्याएं हैं जो संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण पैदा हुई है। तो इन समस्याओं के आप ध्यान रखें। इसके ऊपर अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो सीधा सा है कि मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन सी समस्याएं पैदा हुई हैं या किन समस्याओं ने जन्म लिया है। तो इसके बारे में मुख्य रूप से ये प्रश्न बन सकता है। तो देखो, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। न्याय संगत बंटवारा मीन्स अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का जो आवंटन है उसमें विभिन्न जो है आधार पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। अमीरों के पास संसाधनों की मात्रा ज़्यादा दिखाई देगी, गरीबों के पास संसाधनों की मात्रा कम दिखाई देगी। तो ये न्याय संगत बंटवारा कहाँ हुआ? न्याय संगत बंटवारा उसे कहेंगे जो सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी 5 लोग हैं तो पांचों में हमने बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो न्याय संगत है। तो ये होना जरूरी है। संसाधनों का सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का मतलब क्या है? निरंतर आर्थिक विकास जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना किया जाए तो वो सतत धारणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो देखो, संसाधन सतत आर्थिक विकास का अर्थ यहाँ पर दिया है। इस नोट्स में मैंने जो है इसको कोशिश की है आपको बताने की, सरल से सरल शब्दों में ये आप तक लाने की है। तो देखो, सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को उपेक्षा न करे। तो सतत आर्थिक विकास से तात्पर्य विकास का इस प्रकार का स्वरूप जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हो और पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए। तो ऐसा विकास सतत आर्थिक विकास की श्रेणी में आएगा। इसे सतत पोषणीय विकास भी कह सकते हैं। अब बात आती है संसाधन नियोजन की। नियोजन का मतलब क्या है? नियोजन का सीधा सा अर्थ है प्लानिंग करना। तो भारत में देखो, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो दिखाई देती है। इन पंचवर्षीय योजनाओं में हम विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत हम बजट का आवंटन करते हैं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की योजना बनाना संसाधन नियोजन है। तो संसाधन नियोजन के द्वारा हम इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। संसाधन नियोजन के अंतर्गत जो हम क्या करेंगे? संसाधनों का समुचित वितरण जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। संसाधन नियोजन के अंतर्गत हम क्या करेंगे? राज्यों के बीच जो असमानताएं हैं संसाधनों की दृष्टि से, ये असमानताएं तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन इन राज्यों के संसाधनों का इनके आर्थिक विकास में और राष्ट्रीय आय में ये संसाधन महत्वपूर्ण बन सकते हैं। जैसे झारखंड है, यहाँ खनिजों के प्रचुर भंडार है, लेकिन वहाँ पेयजल नहीं है, अन्य सुविधाओं का अभाव है। मेघालय में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ संसाधनों का अभाव है। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों का सही विकास नहीं हो पाया। तो संसाधन किस तरीके से इस्तेमाल किए जाए,
कि वो विकास को लाने वाले बने, यानी विकास को प्रदान करें, उस क्षेत्र का विकास हो, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में गैस, खनिज तेल, बाड़मेर में खनिज तेल, इनके भंडार मिले हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर इनका सही तरीके से उपयोग होता है तो राज्य की जनता को रोजगार प्राप्त होगा, राज्य को आय प्राप्त होगी और राजस्थान का विकास होगा। तो एक उदाहरण देखो, संसाधनों के ऊपर अगर मैं एक बात कहूँ, अगर कोई देश संसाधनों का सही इस्तेमाल करता है और संसाधनों की दृष्टि से साधन संपन्न है तो उस देश के लिए विकास जो है नए आयाम खड़े कर सकता है। इसका एक उदाहरण दुबई का ले सकते हैं। दुबई एक शहर है, कहाँ? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी है दुबई। दुबई को आकर आप गूगल में सर्च करोगे और देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स है, वहाँ के निवासियों की जो आय है, वहाँ के एयरपोर्ट, वहाँ के रेलवे स्टेशन और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर अगर आप तुलना करोगे हमारे से या अन्य अनडेवलप्ड कंट्रीज जो भी हैं, जो भी विकासशील देश हैं उनसे, तो आप पाओगे कि उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो ये क्यों है? अब दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर क्या दिखाई देगा? यहाँ पर केवल और केवल रेत दिखाई देगी, गर्म वातावरण है, रेगिस्तान है, लेकिन खनिज तेल की दृष्टि से ये साधन संपन्न है। खनिज तेल यहाँ प्रचुर मात्रा में है। इसके वनस्पत एक ये संसाधनों की दृष्टि से, इस संसाधन की दृष्टि से वो साधन संपन्न है। उसकी वजह से ये एरिया डेवलप हो गया। उन्होंने अपनी जो दूसरे चीजें जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है उसको भी प्राप्त कर ली। आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, विभिन्न प्रकार की तकनीक का वो आयात कर लेते हैं, खाद्यान्नों का वो आयात कर लेते हैं। तो किस वजह से? क्योंकि ये संसाधन प्रचुर मात्रा में। तो इसी तरीके से संसाधनों की इम्पोर्टेंस किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। वो संसाधन अगर उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है और उस संसाधनों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो ये संसाधन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो संसाधन नियोजन से सीधा सा तात्पर्य है संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करें, यानी विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें, सोच समझकर। विवेकपूर्ण का मतलब ही क्या है? सोच समझकर इस्तेमाल करें कि संसाधनों का सही तरीके से वितरण सुनिश्चित हो, संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो और उसके साथ ही संसाधन आर्थिक विकास को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल होगा तो संसाधन निश्चित तौर पर सभी के हितों को और सभी व्यक्तियों के आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। उस राज्य की भी आय बढ़ेगी और उसके साथ ही उस राज्य में निवासियों की भी आय बढ़ेगी। भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से दिखाई देता है? देखो, तो देखो, संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का भी ध्यान में रखा जाए। तो जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जहां से हमारा नियोजन प्रारंभ होता है भारत में, यानी 1952 में हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रारंभ हुई थी। 1952 से लेकर आज 2000 जो है 21 तक पंचवर्षीय योजनाएं चल ही रही है, निरंतर चल रही है और आगे भी अभी भी चलेगी। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या है? ये 5-5 सालों की योजनाएं हैं। 5 साल के लिए हम योजना प्लानिंग करते हैं। उन 5 सालों के लिए अंतर्गत हम विभिन्न बिंदुओं को, विभिन्न मदों को तय करते हैं। उन मदों में हम बजट को तय करते हैं और बजट को उन मदों में खर्च करते हैं और हमारे द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से संसाधनों के संबंध में किस तरीके से नियोजन दिखाई देता है भारत में, ये संसाधन नियोजन कहलाएगा। तो संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल हो, उसके लिए पहली जो पंचवर्षीय योजना है, यहीं से भारत में संसाधन नियोजन जो है प्रमुख लक्ष्य रहा है। हमने हर पंचवर्षीय योजना में संसाधन नियोजन को एक लक्ष्य के रूप में रखा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु जो है, ये 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम भारत में संसाधन नियोजन को स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखो, संसाधन नियोजन के अंतर्गत पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाई जाती है। उनकी हम तालिका बनाते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद उन संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल हो तो उसके लिए उपयुक्त कौशल है, टेक्नोलॉजी है, संस्थागत ढांचा है। इसका सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन का ढांचा तैयार होता है।
इसके पश्चात संसाधनों का नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाया जाता है। तो इस तरीके से 3 स्टेप में हम संसाधन नियोजन करते हैं। तो जो पहला स्टेप है उसमें संसाधनों की पहचान और उनका क्लासिफिकेशन करना कि भाई ये खनिज संसाधन है, ये ऊर्जा संसाधन है। इस तरीके से संसाधनों की पहचान कर ली, संसाधनों की पहचान और उनकी टेबल बन गई। तो पहला चरण ये है। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, उपयुक्त या जो संसाधनों को इस्तेमाल करने का जो कौशल है, टेक्नोलॉजी है, संस्थागत ढांचा है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, उसके लिए नियोजन ढांचा तैयार हो। तीसरे स्टेप में संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच तालमेल बैठा है। तो इस तरीके से संसाधनों का जो इस्तेमाल है वो भारत में सोच समझकर किए जाने की कोशिश की जा रही है। ये संसाधन नियोजन के अंतर्गत कहलाएगा। अब आ जाती है संसाधनों का संरक्षण। देखो, संसाधन की इम्पोर्टेंस तो हमें पता है, संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कई संसाधन ऐसे हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं और दुर्लभ हैं। ये संसाधनों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये संसाधन भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, और वर्तमान में अगर इनका अंधाधुंध दोहन हुआ और हम व्यर्थ में ऐसे ही खर्च करते रहे तो ये ज़्यादा समय तक हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, और आगे आने वाली पीढ़ी और विकास जो है वो आगे वाले समय में अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करने की जरूरत पड़ती है। अब संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़े? अगर संसाधन पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ये नश्वर और दुर्लभ न है तो हमें कभी संसाधनों के संरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। तो संसाधन सीमित मात्रा में है, संसाधनों का दोहन से कई आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही है। तो ऐसी दृष्टि से हमें संसाधनों का संरक्षण करना पड़ता है। तो देखो, संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। गांधी जी का मानना है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति ही पूरी दुनिया में संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे, यानी गांधी जी क्या है, औद्योगिकरण के खिलाफ थे। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि औद्योगिकरण हो। वो कृषि और प्राकृतिक और प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के पक्षधर थे। वो औद्योगिकरण को एक दोषपूर्ण मानते थे, क्योंकि औद्योगिकरण जो है संसाधनों का दोहन करेगा, और ये संसाधनों का दोहन, संसाधनों का क्षय, ये एक मुख्य कारण जो है वो औद्योगिकरण बनता है। तो गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। जितना उत्पादन हमारी आवश्यकता का हमें चाहिए उतना ही उत्पादन किया जाए, अति उत्पादन नहीं होना चाहिए। और उसकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन की है वकालत करते थे, क्योंकि जन समुदाय के द्वारा अगर उत्पादन हो रहा है तो ये लोगों को रोजगार देगा। औद्योगिकरण यानी मशीनीकरण के ये खिलाफ थे, ये श्रम को जो है प्रयोग में लेने की बात करते थे। तो पृथ्वी पर संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में। यदि उनका अंधाधुंध इस्तेमाल ये रोका नहीं गया तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये संसाधन खत्म हो जाएंगे और उसके साथ ही हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है हम संसाधनों का संरक्षण करें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम भू संसाधन और इसके अलावा अन्य संसाधनों के विषय में पढ़ेंगे, उनकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।